जलोढ़ मृदा बनती है यानी नदियों के पानी के बहाव के कारण। जब पानी बरसता है तो पानी बरसने से क्या होता है, नदियों में बाढ़ आ जाती है। जो जमीन का मटमैलापन होता है, मिट्टी होती है, पानी के साथ घुल जाती है, पानी जो है मटमैला हो जाता है। और जब वह नदियों में पहुंचता है तो नदियों में पहुंचने से क्या होता है कि वो जो है जब बाढ़ आती है तो पानी थम करके चलने लगता है। उसका बहाव कैसा हो जाता है, धीमा हो जाता है। धीमे बहाव के कारण वो मिट्टी जो है नीचे जो है छनने लगती है और छन करके वो नदियों के पार्श्व यानी किनारों पर जाकर के क्या हो जाती है, बैठ जाती है, जम जाती है। तो इस मृदा को हम कहते हैं जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदा जो है कैसे बनती है ये बता दिया। और जलोढ़ मृदा का जो भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पाई जाती है, 40% भाग पर पाई जाती है। और इस मृदा का ज़्यादा विस्तार क्या है, जहाँ जहाँ नदियाँ हैं, जितनी नदियाँ हैं सबके किनारे पाई जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा का विस्तार अपने उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, इनमें जो है इस मृदा का विस्तार अधिक पाया जाता है। यह भारत के 40% भाग पर पाई जाती है। इसमें तुमको बताया था फास्फोरस है, चूना है और तुम्हारा मैग्नीशियम है। इसकी मात्रा कम पाई जाती है और इसमें जो है ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। और इसमें हर प्रकार की फसल पैदा की जाती है, गेहूं है, चावल है, गन्ना है, कोई भी फसल बो दें इसमें हर प्रकार की फसल की पैदावार की जाती है। तो इस प्रकार से ये जलोढ़ मृदा को बता रहे थे कल कि कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों। एक है बांगर और दूसरी है खादर। बांगर को कहते हैं पुरातन जलोढ़, प्राचीन जलोढ़, और खादर को कहते हैं नवीन जलोढ़। तो पुरातन जलोढ़ क्या है, उसको कहते हैं पुरानी मृदा। यानी पुरातन जलोढ़ क्या है, जिन क्षेत्रों में नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है वहां जो है इस मिट्टी के कण बड़े होते हैं, यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है और इसमें जो है नदियों के बाढ़ का पानी वहां तक नहीं पहुंच पाता, जिससे पैदावार खादर की अपेक्षा बांगर में कम होती है। समझ में आया। बांगर क्या है, प्राचीन जलोढ़। जिन क्षेत्रों में नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है वहां खादर मृदा का विस्तार पाया जाता है। ऐसी मृदा को हम क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। समझ में आया खादर ओ बांगर। तो बांगर, इसके बाद खादर सुन लें। खादर को कहते हैं नवीन जलोढ़, नई मिट्टी का। तो नवीन जलोढ़ वही है जो अभी मैं समझा रहा था। इसी को कांप या कछारी के नाम से जानते हैं। जिन क्षेत्रों में नदियों के बाढ़ का जल पहुंच जाता है, जिन क्षेत्रों में नदियों के बाढ़ का जल पहुंच जाता है वहां जो है क्या होता है, किस मिट्टी का विस्तार होता है, खादर मृदा का विस्तार होता है। यह मिट्टी क्या होती है, महीन होती है और इसमें जो है हर प्रकार के जीवांश अधिक पाए जाते हैं। जीवांश की अधिकता के कारण इसमें जो है पैदावार अधिक होती है। तो पैदावार अधिकता के कारण इस मिट्टी को कौन सी मिट्टी कहा जाता है, खादर मिट्टी। तो बांगर और खादर में कभी आ जाता, बांगर और खादर में क्या अंतर है, तो समझ में आ गया बांगर और खादर में क्या अंतर है। बांगर और खादर, कभी कभी बांगर और खादर में अंतर हो जाता। तो बांगर और खादर का अंतर केवल यही लिखना है। बांगर क्या है, जिन क्षेत्रों में नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुंचता है उसको क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। ये पैदावार कम देती है। खादर क्या है, जिन क्षेत्रों में नदियों के बाढ़ का जल पहुंच जाता है वहां जो खादर मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, ये पैदावार में अच्छी होती है। तो इस प्रकार ये बांगर और खादर हो गया। इसके बाद अगली मृदा कौन सी मृदा है, लेटराइट मृदा। यही समझा रहे थे। लेटराइट मृदा का मतलब है इटिया जैसी लाल होती है ये मृदा। आ गया समझ में, कैसी होती है, इटिया जैसी लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। का लाल या पीला रंग होता है, ये हल्के भूरे रंग की भी होती है। यह मिट्टी में क्या होती है, तुम्हारे जो है उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां ढाल अधिक होता है। इसमें जो है ढाल अधिक होने का इसमें क्या होता है, लोहांश की अधिकता होती है, लोहे का अंश होता है। जब तो ये लाल होती है, क्योंकि तुम जानते हो
जो मिट्टी जो है जिसमें लोहांश होता है, तो लोहा का जो जंग लगता है वो कैसा होता है, लाल रंग का होता है, तो वह इस मिट्टी को लाल कर देता है। लेकिन ये हल्के लाल रंग की होती है, पीली होती है, इसलिए इसको लेटराइट मिट्टी टिया जैसी लाल होती है, इसी को इसकी लेटराइट कहा गया है। ये 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले ढालों पर उत्पन्न होती है। ये मृदा सिलिका की तथा लवण युक्त होती है। इसमें मोटे मोटे कण और कंकड़ पत्थर की बाहुल्यता होती है। कंकड़ पत्थर होते हैं, पैदावार कम देती है, क्योंकि तुम जानते हो जिसमें मिट्टी में लोहे की अधिकता हो तो वो लोहा कैसा होता है, कठोर होता है। कठोरता के कारण इसमें पानी अधिक गहराई तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए इसमें जो है पैदावार कम होती है। किंतु वनस्पति अंश पर्याप्त मात्रा में होता है। वर्षा होने वाली निश्चालन क्रिया के कारण इस मृदा की ऊपरी परत कोमल कण वाली होती है। यह कंकड़ युक्त परत तथा नाइट्रोजन की कमी तथा पोटास का अभाव होता है। इस कारण इस मृदा की उपजाऊपन कम होता है। लेटराइट मृदा कर्नाटक, केरल है और तुम्हारा राजमहल की पहाड़ियों पर, महाराष्ट्र, दक्षिण इन क्षेत्रों में यह मृदा पाई जाती है। आगे समझ, कर्नाटक है, केरल है, राजमहल की पहाड़ियों और जो है महाराष्ट्र में इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो यह कम उपजाऊ होती है, इसमें वैसे चाय वगैरह की खेती होती है। तो इस प्रकार से यह मिट्टी जो है तो तुम्हारी कौन सी है, लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी के बाद अगली मिट्टी कौन आती है तुम्हारी, पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी क्या है, यह मिट्टी जो है पर्वतों के नीचे पाई जाती है, पर्वतों के ऊपर से लगा करके नीचे तक। यह कई प्रकार की मृदा होती है। जब वो ज़्यादा ऊपर होती है तो तुम जानते हो वहाँ जो है पैदावार कम होती है इस मिट्टी में। लेकिन क्या होता है, ये ढालू युक्त जमीन पर होती है, तो ढालू होने के कारण इस मृदा में जो है सबसे अधिक चाय की खेती होती है। चाय और कहवा इस मिट्टी में अधिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि तुम जानते हो चाय की खेती के लिए पढ़ा भी होगा कक्षा 8 में, चाय की खेती के लिए कैसी मिट्टी की आवश्यकता होती है, ढालू भूमि की आवश्यकता होती है। और ऐसी भूमि होना चाहिए जहां वर्षा तो अधिक हो, डेली वर्षा हो, परंतु वहां उसके पौधों के पास, पौधों की जड़ों के पास उसका पानी नहीं रुकना चाहिए। तो जहां पर्वत हैं, पर्वतों के ऊपर पानी कहाँ रोकेगा, इसलिए ढालू भूमि पर जो है ये मिट्टी होती है और ये इस मिट्टी में चाय की पैदावार अधिक होती है। अब तुम जानते हो चाय अपने यहाँ कहाँ होती है, असम में होती है, केरल है, कर्नाटक है, पश्चिम बंगाल है। इन क्षेत्रों में जो है ये चाय जो है होती है। तो चाय के इस मिट्टी को चाय की मिट्टी भी कहा जाता है। इन क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। तो ये तुम्हारी कौन सी मिट्टी हो गई, पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा के बाद आता है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा जानते हो किन क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां क्या होती है, बालू की प्रधानता होती है। और बालू की प्रधानता कहाँ होती है, जिन क्षेत्रों में गर्म जलवायु पाई जाती है। और गर्म जलवायु क्या होता है, तुमने हवा को देखा होगा, हवा हमेशा कहाँ से कहाँ की ओर चलती है। अरे बताइए भाई, हवा किस क्षेत्र से किस क्षेत्र की ओर चलती है। हवा हमेशा ठंडे प्रदेश से गर्म प्रदेशों की ओर चलती है। क्यों चलती है, जो स्थान अधिक गर्म होते हैं, गर्म होने के कारण वो क्या होता है, वहाँ तापमान बनता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है। टेम्परेचर हाई होने के कारण क्या होता है, वो वहाँ हवा का दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ताप अधिक, दाब कम। ताप और दाब में उल्टा संबंध होता है, पढ़ा होगा विज्ञान में, ताप और दाब में उल्टा संबंध हो जाता है। जब ताप अधिक होता है तो दाब कम हो जाता है हवा का, तो हवा वहाँ से हट जाती है। जैसे तुमने देखा होगा एक फूला हुआ गुब्बारा, अगर तुम छोड़ दोगे तो वो जो है ऊपर को भागेगा, और अगर बिना फूला हुआ है, खाली गुब्बारा है, उसको तुम जहाँ डाल दोगे वहीं डाला रहेगा। क्यों, क्योंकि उसमें टेम्परेचर नहीं है, और टेम्परेचर हुआ भागना शुरू। तो जब जो है वो हवा भागती है और भाग करके वो स्थान खाली हो जाता है, उसको पूरा करने के लिए ठंडे प्रदेशों से हवा उस तरफ जाती है। तो इसलिए जिन क्षेत्रों में गर्मी अधिक होती है, जैसे अपने यहाँ राजस्थान में क्या होता है, गर्मी अधिक होती है। गर्मी अधिक होने के कारण क्या होता है, वहाँ की हवा
जल्दी ऊपर भागती है, उसको पूरा करने के लिए आसपास की हवा तेजी से दौड़ती है। तो जितना भी मिट्टी में कंकड़ पत्थर और छोटे महीन कण होते हैं वो हवा अपने साथ उड़ा करके ले जाती है, और बड़े बड़े कण जो बालू के होते हैं वो छन जाते हैं और वहां रह जाते हैं। इसलिए वहां इस मिट्टी का विस्तार होता है। गर्म क्षेत्रों में इस मिट्टी का, मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार होता है। और यहाँ वर्षा की कमी होती है। वर्षा की कमी, पानी के अभाव के कारण ये जो मरुस्थलीय मिट्टी बन जाती है। इस मिट्टी में तुम जानते हो मरुस्थल में बालू में क्या होता, कुछ नहीं, मूंगफली है, ज्वार है, बाजरा है, इनकी खेती होती है। इसी प्रकार ये जो है यहाँ पैदावार कम होती है। और यहाँ जो झाड़ियाँ पाई जाती हैं तुम जानते हो कैसी मिलती हैं, एकदम मूसलाधार जड़ वाली, मूसला जड़ वाली होती हैं। इनकी जड़ें सीधे पृथ्वी पर अंदर जाती हैं, तो ये जमीन की अधिक गहराई से जल सोख करके अपना काम चलाते हैं। तो इस प्रकार से ये तुम्हारी मरुस्थलीय मृदा है। और ये कहाँ पाई जाती हैं, राजस्थान है, गुजरात का कुछ क्षेत्र है, कुछ जो है तुम्हारा हरियाणा का क्षेत्र हो जाता है, अपना बुंदेलखंड का क्षेत्र जो है इसी मिट्टी के में आ जाता है। तो इस प्रकार से ये मिट्टी जो है इन क्षेत्रों में पाई जाती है। ये मरुस्थलीय मृदा है। मरुस्थलीय मृदा के बाद आती है तुम्हारी लाल पीली मृदा। लाल पीली मृदा जानते हो, इस मिट्टी का रंग गहरा लाल होता है। आ गया समझ में। यह है, इसमें जो है पैदावार की दृष्टि से यह बहुत ही अनुपजाऊ होती है, कमजोर होती है पैदावार। इस मिट्टी में केवल ज्वार बाजरा इनकी खेती की जाती है। क्यों? क्योंकि इस मिट्टी में सबसे अधिक लोहांश होता है, लोहे का अंश। ये लाल रंग की हो जाती है क्योंकि लोहे में जंग लगती है, लाल हो जाती है। लोहांश की अधिकता के कारण ये कठोर भी होती है, जिससे इसमें पानी अधिक गहराई तक नहीं पहुंचता है। तुमने देखा होगा अपने बुंदेलखंड के पठार में, जहाँ जो है बहुत ही कठोर मिट्टी होती है और उसमें जो है लाल रंग की जो बालू निकलती है। जगह जगह डाल देते हैं, जैसे कहीं कीचड़ हो जाता है तो उसमें डाल देते हैं, तो उससे कीचड़ दूर हो जाता है। उससे तुम जानते हो मनुष्य जो है अपने मकान भी निर्मित करने लगता है। ये मिट्टी जो है कौन सी है, लाल पीली मिट्टी। इसमें जो है ज्वार बाजरा की खेती होती है। ये अधिकतर जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में ये पाई जाती है। तो इस प्रकार जो है ये तुम्हारी भारत की मिट्टियां होगी। अब आ जाता है तुम्हारा क्वेश्चन, आता है मृदा अपर्दन या भूक्षरण। उसी को भूक्षरण कहते हैं, उसी को मृदा अपर्दन कहते हैं। मृदा अपर्दन होता है मिट्टी का काटना, भूक्षरण क्या होता है, भूमि का काटना। कभी कभी आ जाता है मृदा अपर्दन हो, कभी कह देंगे भूक्षरण के कारण बताइए कि भूमि क्यों कटती है, और अपर्दन है भूमि क्यों कटती है। तो छात्र जो है इसी में परेशान हो जाते हैं कि पढ़ाया तो है मृदा अपर्दन, ये भूक्षरण कहाँ से आ गया। तो भूक्षरण और मृदा अपर्दन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आ गया समझ में। उसी को मृदा अपर्दन कहते हैं, उसी को भूक्षरण कहते हैं। तो तुम जानते हो भूक्षरण के कारण क्या हैं। भूक्षरण के कारण हैं, तुम जानते हो भूमि क्यों कटती है। तो भूमि जानते हो पानी द्वारा कटती है, पानी द्वारा भूक्षरण, हवा द्वारा भूक्षरण, आगे समझ में, जीव जंतुओं द्वारा भूक्षरण और ताप द्वारा भूक्षरण। इस प्रकार से ये भूक्षरण होता है। क्यों होता है तुम जानते हो। जल द्वारा भूक्षरण, तुम जानते हो जब वर्षा ऋतु में जल बरसता है तो जल बरसने से क्या होता है, चारों तरफ जो है जल फैल जाता है और ढाल के अनुरूप जो है पानी जोर से बहने लगता है, तो मिट्टी जो है क्या होती है, कटने लगती है। इस प्रकार के मिट्टी के कटने को हम जल द्वारा भूक्षरण कहते हैं। जैसे तुमने देखा होगा किसी का खेत क्या होता है, ढालू होता है, उसमें पानी जो भर जाता है, चारों तरफ से मेड़ डाल दी जाती है कि खेत में भरा रहे, और अचानक जो क्या होता है वो मेड़ कट जाती है, तो एकदम से जो पानी निकलता है तो सारा खेत का जो मिट्टी होती है वो बह जाती है तीव्रता के साथ। तो इस प्रकार से मिट्टी जो है जल द्वारा भूक्षरण होता है। अब हवा द्वारा भूक्षरण, जिन क्षेत्रों में गर्मी अधिक होती है, गर्मी की अधिकता के कारण तुम जानते हो क्या होता है, मिट्टी के कण कैसे हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। तुमने पढ़ा होगा विज्ञान में कि जलती हुई लालटेन के शीशे पर अगर पानी का छींटा मार दिया जाता है तो शीशा क्या होता है, चटक जाता है। क्यों चटक जाता है, क्योंकि उसके कण क्या हैं, फैले हुए हैं।
कांच जो है क्या होता है, गर्मी पा करके फैलता है, और एकदम तुमने अगर उसमें ठंडक पैदा कर दी, छींटा मार दिया, तुरंत चटक जाता है, क्योंकि वो सिकुड़ता है। तो इसी प्रकार गर्मी से क्या होता है, जब वहाँ गर्मी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, फिर हवा तीव्र चलती है, हवा तीव्र गति से चलती है। तुमने पढ़ा होगा उसमें कक्षा 8 में पढ़ा होगा विषुवत रेखीय वर्षा, विषुवत रेखीय वर्षा पढ़ी होगी। तो विषुवत रेखीय वर्षा क्यों होती है? तुम जानते हो विषुवत रेखा पर वर्ष भर, साल भर सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं? सीधी पड़ती हैं। पढ़ा रहे हैं मिट्टी का, आ जाते हैं दूसरी जगह। तो वहां जो है क्या होता है, साल भर सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं, तो जहां साल भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी वहां का टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा, तापमान अधिक होगा, और तापमान अधिक होगा तो क्या होगा? वाष्पीकरण अधिक होगा, भाप बनकर के ऊपर भागती है, हवा भाग गई, वहां की हवा कम हो गई, तो वो आसपास के क्षेत्रों से हवा दौड़ती है, तो दौड़ करके क्या होती है? आपस में टकराती हैं, और टकरा करके वहां क्या होता है? बादल बनता है। बादल बनने से डेली जो हो वहां मूसलाधार बारिश होती है। कहां? विषुवत रेखीय प्रदेश में डेली मूसलाधार बारिश होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में जहां तापमान, टेम्परेचर अधिक होता है, अब जैसे जिन क्षेत्रों में समुद्र नहीं है, पानी का अभाव है, गर्मी अधिक है, तो वहां फिर बादल नहीं बनेंगे। वहां क्या होगा? हवा तीव्र गति से, जिस प्रकार से हवाई जहाज चलता है 750 किलोमीटर की रफ्तार से, उसी प्रकार से हवाएं दौड़ती हैं, आराराटे की आवाज़ सुनाई देती है, और वहाँ जो है तुम जानते हो जो महीन कण होते हैं मिट्टी के, वो उड़ जाते हैं। उड़ने से क्या होता है? मोटे कण हो जाते हैं, तो वहाँ एक मरुस्थल यानी बालू युक्त मिट्टी का जमा हो जाता है। इस प्रकार से ये मिट्टी मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो मैंने तुमको बताया है किसके? पवन द्वारा भूषण। इस प्रकार हवा क्या होती है? अपने साथ मिट्टी को उड़ा करके दूसरी जगह ले जा करके जमा कर देती है, तो बालू के टीलों का निर्माण हो जाता है। जैसे यहाँ से वो मिट्टी उड़ाई पतली, और जा करके जहाँ उसका वेग कम हो गया वहाँ छोड़ देती है। तो इस प्रकार से उससे बालू, तुमने तो सुना होगा पवन द्वारा कौन कौन सी आकृतियाँ बनती हैं? छत्रक शिला है, बालू का स्तूप है, बालू के टीलों का निर्माण है, यार डांग है, ये तमाम प्रकार की आकृतियों का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार पवन द्वारा भूषण। अब पवन द्वारा भूषण के बाद तुमको एक और बताया है जल द्वारा भूषण, जल द्वारा बता दिया, और इसके बाद ताप द्वारा, सूर्य ताप द्वारा। सूर्य तुम जानते हो निकलता है, निकलने से क्या होता है? गर्मी बढ़ती है, गर्मी बढ़ने से क्या होता है? चट्टानों के कण ढीले पड़ जाते हैं, ढीले पड़ने से वो एक स्थान से दूसरे स्थान को पानी के साथ बह करके या हवा के साथ बह करके वो क्या होते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा हो जाते हैं। जैसे तुमने देखा होगा गर्मियों में, आजकल तुम निकल जाइए कहीं से क्या होगा? मिट्टी कटेगी नहीं। और अगर गर्मियों में आप जो है ये खेत से 10 बार निकल गए या 10 बार किसी वाहन को निकाल लिया, वो क्या होता है? धूल बना देता है। जिस जगह से जाता है 4 दिन के बाद वहाँ धूल ही धूल दिखाई देने लगती है, और जब पानी बरसता है या हवा चलती है तो वहाँ की धूल जो है अन्यत्र चली जाती है, वहाँ गहराई हो जाती है। तो इस प्रकार से ताप द्वारा भी भूषण हो जाता है। अब जीव जंतुओं द्वारा भूषण, जीव जंतुओं द्वारा क्या होता है? तुम जानते हो पशु क्या होते हैं? पशु हैं या मनुष्य है या कोई भी जीव जंतु है, ये क्या होता है? अनियंत्रित ढंग से जब यहाँ से वहाँ दौड़ता है, भागता है, तो क्या होता है? इनके द्वारा भी हो जाता है। मनुष्य के द्वारा, मनुष्य भी एक जीव जंतु है। ये क्या होता है? तुम जानते हो बड़ी बड़ी क्या होता है? वो खोदते हैं, खदानें खोदते हैं, मिट्टी डालते हैं, उससे क्या होता है? मिट्टी कट जाती है। गहराई से, ऊंचाई से पानी गहराई में जब पहुंचता है तो ऊपर वाले क्षेत्र का पानी जो है क्या होता है? मिट्टी को काटने लगता है। तो इसके द्वारा भी भूषण हो जाता है। पशुओं की अनियंत्रित चराई, जैसे मान लीजिए हमने अपने खेत में बाड़ लगा रखी है, बंधी डाल रखी है, और पशु डेली उसी बंधी से गुजर रहे हैं, कच्ची है, क्या होगा? वो एक दिन कट जाएगी और उस खेत का पानी जो है एक जगह से निकल जाएगा, सारे खेत की मिट्टी को बहाकर ले जाएगा। तो इस प्रकार पशुओं की अनियंत्रित चराई द्वारा या जीव जंतुओं द्वारा भी भूषण हो जाता है। अब आ जाता है, ठीक है आप कर लो। अच्छा, पशुओं की ये भू अपर्दन यानी भूषण को रोकने के उपाय। भूषण को रोकने के उपाय क्या हैं? तुम जानते हो भूषण कैसे रोका जाता है? जहां जमीन कट रही है वहां क्या किया जाए? वृक्षारोपण किया जाए।
वृक्ष लगा कर। तुम जानते हो कहीं किसी की बंधी कट जाती है तो वहाँ क्या होता है, वनस्पति या पेड़ पत्ती डाल देते हैं वहाँ की, चलो यहाँ से, और उसको रूंद देते हैं। तो वृक्ष लगाकर या वनस्पति को लगा करके, वृक्ष लगा करके भूक्षरण को रोका जा सकता है। क्यों? क्योंकि वृक्ष की जड़ें जो है क्या होती है, मिट्टी को जकड़ लेती हैं और आसानी से नहीं कटने पाती हैं। तो इस प्रकार से वृक्षारोपण। और पशुओं की अनियंत्रित चराई पर रोक लगा करके, जहां बंधी पड़ी हुई हैं वहां से जानवरों को ना निकलने दें। अगर जानवर डेली निकलेगा तो क्या होगा, निश्चित है कि वह उसको काट देगा। तो इसलिए उनके ऊपर प्रतिबंध लगाएं कि वहां से ना निकलने पाए। तो इस प्रकार से पशुओं की अनियंत्रित चराई पर रोक लगाकर, जो क्षेत्र ढालू हैं वहां जो है बांध और बंधी बना करके। तुम जानते हो जिन क्षेत्रों में जो है ढाल अधिक होता है और नालियां होती हैं तो वहां क्या होती है, सरकार ने आज जो है तुम जानते हो योजनाएं चला रखी हैं बंधीकरण। वहाँ क्या होती है, बड़ी बड़ी बंधियाँ बना देते हैं और वहाँ जो है नहर वगैरह, झाल वगैरह बना देते हैं, बांध। और बांध बना करके क्या होता है, पानी रुकने लगता है तो ऊपर का जो मिट्टी का कटाव क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो इस प्रकार से ये तुम्हारा, अब जैसे जहाँ खदानें खुद रही हैं तो खदानों को सीमित करके वहाँ जो है ऐसी मतलब जगह मिट्टी को ना काटा जाए इतना कि भूमि कटाव अधिक हो। तो इस प्रकार से, और बंद जहाँ नदियाँ हैं, नदियों के किनारे बंधियाँ बना करके, जो नदी के ढाल होते हैं वहाँ तटबंध बनाए किनारे। तुम जानते हो जैसे गंगा है, यमुना है, बेतवा है, इन नदियों के किनारे जहाँ गांव बसे हुए हैं वहाँ क्या होता है, वहाँ तुम जानते हो हर नदी जो है गांव की तरफ कटान करती है। और जब गांव की तरफ कटान करती है तो वहाँ अगर प्रतिबंधित नहीं होगा तो क्या होगा, वो गांव जो है एक दिन नदी वहीं पहुँच जाएगी। तो क्या होता है, वो सरकार क्या करती है, वहाँ बांध पूरा जो है उसको बाउंडेड कर देती है, पत्थर लगा देती है या सीमेंटेड कर देती है ताकि कटान ना हो। तो इस प्रकार से ये भूमि कटाव को रोका जा सकता है। ये मृदा अपरदन के कारण है। अब तुम्हारा ये चैप्टर समाप्त।